Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. This is your friend चंचल कुमार शर्मा. कैसे हैं आप लोग? और आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का जो NCERT है, ओल्ड NCERT, प्राचीन भारत का इतिहास, राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक. इसके बारे में हम बात करेंगे और इस किताब से आपका जो एंशिएंट इंडिया का बेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा. और एक बार आप प्राचीन भारत के इतिहास को ठीक से समझ जाएंगे तो फिर मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में आपको समस्याएं नहीं आएंगी. इतिहास विषय में आज का जो हमारा ये सेशन है, सबसे पहली बात तो ये कि हम इतिहास में 11th की NCERT में जो पढ़ेंगे वो तो ठीक है, पर पहला ये जो आज का हमारा चैप्टर है, जो अध्याय है, वो है इतिहास का महत्व. कि इतिहास पढ़ा क्यों जाता है. कहते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है. यदि आप अपने वर्तमान को ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं, यदि आप अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत के बारे में पता होना ही चाहिए. यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो भी चीज़ें, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, मानव हो, समाज हो, ये सब कुछ ऐसा क्यों है, तो इसके सारे बीज आपको अतीत में दिखाई देंगे. हमारे यहाँ कई सारी आप देखेंगे सामाजिक बुराइयाँ हो या हमारी विरासत हो, ऐतिहासिक समृद्ध विरासत हो, इन सब को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना ही चाहिए. ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा. हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन. प्राचीन भारत का जो इतिहास होगा, इसमें आज मैं आपको पहली जो चैप्टर है इसका, कि इतिहास का महत्व क्या है या इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आज हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं, अब परिवर्तन तो संसार का नियम है. हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है समाज में, विश्व में, सभी जगह. लेकिन उस परिवर्तन को कहीं ना कहीं अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अतीत में जाना होता है, क्योंकि अतीत में ही उसके कारण भी आपको दिखाई देंगे, उसके कारण आपको अतीत में मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 12 बजे हमारा ये सेशन होगा. मैं आपको पहले ही बता दूं, 12 बजे आप लोगों को डेली आना है. 12 से 1 हमारा ये सेशन होगा और 1:30 बजे हमारा दूसरा सेशन होगा. तो आज से स्टार्ट हो रहा है. आपको पता है कि भारत में लगभग 712 AD तक, ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का जो इतिहास है, ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है. ठीक है, 712 तक. इसके बाद आप देखोगे 712 से लेकर 1707 तक का, ठीक है, जब तक औरंगजेब मरा था. तो औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास हमारा मध्यकालीन इतिहास है. और 1707 से, जहाँ से उत्तर मुगल काल और बाद में दूसरे कुछ हम कहें कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, यूरोपीय कंपनियां थी, उनके बीच में संघर्ष हुआ, अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, वहाँ से हमारी आज़ादी तक, ये हमारा मॉडर्न इंडिया है, ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है. ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास तो हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी स्पेक्ट्रम के द्वारा एक बार और इसको पढ़ेंगे. अभी हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और फिर वापस स्पेक्ट्रम में आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम. चलिए, सबसे पहले अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आपसे कहेंगे कि CK लाइव रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए. उसका कारण है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप मेरे साथ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल होंगे बिना किसी चार्ज के UPSC के, वो चाहे ऑनलाइन हो या हार्ड कॉपी में हो. ठीक है, बायलिंगुअल आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा. फिर आप लोगों के लिए एक बढ़िया रणनीति, सिलेक्शन तक आपको गाइडेंस, सब कुछ CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने पे आपका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 44,000 का है अनअकैडमी का, और 2 साल का 64,000 का है, और दोनों में 10% का डिस्काउंट होगा. 1 साल का 39,600 में अवेलेबल होगा और 2 साल का 57,600 में. इसमें आपको कंप्लीट UPSC का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की तैयारी घर बैठे, ऑप्शनल की, GS की, करंट की, ऐसे की, CSET की पूरी
कंप्लीट तैयारी अवेलेबल होगी। इसमें एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है। अगर आप मेरा रेफरल कोड CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो फीचर्स हैं वो भी आपको 1 साल में 57,600 और 2 साल में 89,100 रुपये में अवेलेबल होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का सभी लोगों को। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो किताब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें अध्याय 1 सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो ये आपको एक बेसिक रूप से पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, अब खाली पढ़ने लगे, शुरुआत कर दी, अच्छा हड़प्पा में ये हुआ था, हड़प्पा में वो हुआ था, फिर उसके बाद में जनपद काल में ये हुआ था, मौर्य में ये हुआ था, वैदिक में ये हुआ था, इससे फायदा इतना नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस इतिहास को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या महत्व है। क्योंकि अगर महत्व नहीं है तो ये तो हमारा टाइम वेस्टिंग हो गया। तो हमें अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि हमें ये पढ़ना क्यों है, इसका महत्व क्या है। दूसरा, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे लेखों ने कई सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह सब। तो ये जो आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अलग अलग चीज़ों, अलग अलग विषयों के बारे में लिखा है, तो ये क्या लिखा है, कौन कौन है जिन्होंने लिखा है और इसका हमें क्या फ़ायदा, ठीक है, इसमें हमें क्या जानना है। फिर उन स्रोतों के प्रकार जो हमें प्राचीन भारत के स्रोतों के रूप में दिखाई देते हैं और उनसे किस प्रकार से हमारे इतिहास का निर्माण हुआ। तो इतिहास का निर्माण आपको समझना है एक सीक्वेंस में। कई सारे स्टूडेंट्स को ये समस्या होती है कि सर इतिहास बोरिंग लगता है, कई सारे बोलते हैं सर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है, रटना पड़ता है, रट नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपसे सीधा सा कहूँगा कि यदि आप एक, ठीक है, सीक्वेंस में और एक स्टोरी के तौर पर, एक कहानी के तौर पर इसको समझेंगे तो आपको बाकायदा एक एक चीज़ याद होगी। बचपन में अगर आप छोटे हों और आप छोटे होंगे और आपकी दादी ने, आपके माता पिता ने आपको कभी कोई कहानी सुनाई होगी, छोटे बच्चों को सुनाई जाती है राजा रानी की या किसी भी प्रकार की, तो उस कहानी में हम कितने खो जाते थे, डूब जाते थे और हम उस कहानी को इतने एकाग्र चित्त होकर सुनते थे कि उनमें से कई सारी कहानियाँ हमें आज भी याद हैं। तो इतने साल पहले सुनी गई कहानी का एक एक पात्र, एक एक घटना हमें कैसे याद है? क्योंकि हमने उसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से, एक कहानी, एक स्टोरी के तौर पर हमने सुना है और पढ़ा है। और यकीन मानिए कि अगर आप मेरे साथ इस पूरी सीरीज को लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे तो आपके इतिहास विषय की ये जो आपकी शिकायत है ये दूर हो जाएगी। क्योंकि हम एक कहानी के तौर पर, एक स्टोरी के तौर पर पूरे सीक्वेंस में, ठीक है, पूरे सीक्वेंस में। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सेशन हमारा होगा ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके मेंस के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। इसमें हम पुराने जो प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, मेंस में, उन पर भी डिस्कशंस करेंगे। हम डिस्कशंस करेंगे प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस की भी, कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हड़प्पा से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, भारतीय संस्कृति को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। तो हमें साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है। तो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग देखेंगे साथ साथ, यहाँ के टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में लास्ट तक बने रहने का आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये एक अनोखा अनुभव आप लोगों के लिए इतिहास विषय को लेकर होगा, जहां आपके अंदर इंटरेस्ट, रुचि पैदा होगी इस विषय को लेकर, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक्स देख लें क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 4 में हमें भौगोलिक ढांचा पढ़ना है। अध्याय 5 में हमें प्रस्तर युग पढ़ना है, आदिम मानव, ठीक है, हमारे पूर्वज जहां से हमारी शुरुआत हुई मानवता की, आदिम मानव। उसके बाद में ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, ठीक है। अब इसमें हम लोग, आप देखोगे कि एक यात्रा मानव की, मानव सभ्यता की, उसके विकास की एक यात्रा, कि कैसे एक शिकार करने वाला खाद्य संग्राहक व्यक्ति एक खाद्य उत्पादक की यात्रा, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की यात्रा, मतलब कहाँ पर वो अपना खाद्य पहले तो बटोरता था, इकट्ठा करता था अपना खाना,
और कहाँ पर वो उसको पैदा करने लगा, फिर वो खाद्य उत्पादक बन गया, ठीक है, पशुओं को पालने लगा, किस प्रकार से बस्तियां बसाने लगा और एक बंजारा और घुमंतू प्रजाति का किस प्रकार से एक स्थायी निवास हो गया, एक घर मिल गया मानव को, ठीक है। पहले वो कंदराओं में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, ठीक है, और ऐसे कहीं भी घुमा करता था, शिकार के लिए भटकता रहता था, जहाँ शिकार मिल जाता था वहीं पे फिर वो रहता था, फिर आगे बढ़ जाता था। तो इस प्रकार के विकास से धीरे धीरे वो एक स्थायी घर के रूप में आपको दिखाई, क्योंकि कृषि होने लगी थी तो वो उत्पादन करने लगा था, और उत्पादन करने के साथ धीरे धीरे आप देखोगे कि मानव जब स्थायी हुआ तो फिर बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने लगे तो एक बस्ती का निर्माण होता है। फिर उस बस्ती में कुछ जो है आप देखोगे कि राजा और इस प्रकार की संस्थाएं आने लगती हैं। फिर वहां पर आप देखोगे धीरे धीरे आस पड़ोस के राजाओं से शत्रुता या जो है उनका द्वेष होने लगता है। फिर आप देखोगे महाजनपद काल आ जाता है। किस प्रकार से एक एक करके सभ्यता में हमारे यहाँ परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, तो एक तो ताम्रपाषाण संस्कृति आ गई, उसके बाद अध्याय 7 में हड़प्पा संस्कृति, फिर हमारा पहला नगरी सभ्यता सिविलाइजेशन हमारी हड़प्पा सिंधु घाटी, जिसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, आर्यों का आगमन। उसके बाद आपको पता है कि आर्य आए और आर्यों के आने के बाद ऋग्वैदिक युग शुरू हुआ। तो ऋग्वैदिक युग की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, फिर उसके बाद किस प्रकार से वो चेंज हुआ, और उत्तर वैदिक काल में हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था की ओर आएंगे। फिर वही वर्ण व्यवस्था कैसे, आपको पता है कि ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था जो पहले जन्म पर आधारित नहीं होकर कर्म पर आधारित होती थी, फिर वो जन्म पर हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, वैश्य का वैश्य बनने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बनने लगा, फिर वो जन्म पर हो गई। फिर उसके बाद वहाँ से जाति व्यवस्था आई, और किस प्रकार से जाति व्यवस्था एक बुराई के रूप में हमारे समाज में पूरी तरीके से पैठ जमाने में कामयाब हुई। उसके साथ दूसरी बुराइयां, छुआछूत जैसी, अनटचेबिलिटी जैसी जो है बुराइयां, निर्योग्यताएं, ठीक है, ये सभी जुड़ती चली गई। तो अध्याय 9 में उत्तर वैदिक काल के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में। देन हम आएंगे जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीलिम्स में वो जैन और बौद्ध धर्म से पूछता रहा है यूपीएससी, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जैन और बौद्ध धर्म, क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ, क्या कारण था कि धीरे धीरे इनका पतन हुआ, और फाइनली बौद्ध धर्म तो लगभग इंडिया से बाहर ही चला गया, बहुत कम लोग रह गए, जबकि जैन धर्म अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर माना जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अध्याय 11 में हम जनपद, ठीक है, और मगध साम्राज्य, मतलब जो आपके 16 महाजनपदों का काल आया था, और उसके बाद किस प्रकार से मगध साम्राज्य ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी योजनाबद्ध तरीके से और किस प्रकार से अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए और अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य ने स्थापित किया। इसमें हम लोग बहुत सारे वंश भी देखेंगे, नंद वंश, मौर्य वंश, सब। फिर ईरानी और मकदूनिया आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण जब हुआ तो सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए आप देख सकते हैं, वो चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वास्तुकला में हो, बहुत प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो ईरानी और मकदूनिया आक्रमण 12 में। 13 में बुद्ध काल में किस प्रकार का राज्य और वर्ण समाज हुआ करता था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 13 में। अध्याय 14 में हम लोग मौर्य युग के बारे में बात करेंगे। मौर्य काल में जो राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक से लेकर उसके बाद तक। फिर मौर्य शासन का महत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अध्याय 15 में। 16 मध्य एशिया से संपर्क और उनके क्या परिणाम हुए। अध्याय 17 में सातवाहन युग के बारे में बात करेंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण वंश है। फिर सुदूर दक्षिण में, अब हम दक्षिण में जाएंगे अध्याय 18 में और देखेंगे कि दक्षिण में इतिहास का आरंभ कैसे हुआ। इस दौरान हम महापा जो है मेगालिथ जो उसका, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मौर्योत्तर काल में,
19 में शिल्प, व्यापार और नगर के बारे में बात करेंगे, मौर्य के बाद में किस प्रकार का रहा। फिर गुप्त साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य जो अध्याय 22 में पढ़ेंगे, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। उसके बाद गुप्त काल का जीवन, कहा जाता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास में कई मायनों में स्वर्ण काल था। जैसे कि सबसे पहले साहित्य और कला में तो स्वर्ण काल माना ही जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं भी जारी करने वाला गुप्त वंश ही था। अध्याय 22 में पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार हुआ, उसके बारे में। अध्याय 23 में हर्ष और उसका काल, हर्षवर्धन के बारे में। अध्याय 24 प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार के बारे में। 25 में दर्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आया हुआ है। तो हमारे जो दर्शन है, षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, उत्तर मीमांसा, जिसको उसमें बाद आपके बाद वेदांत होगा, ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सांख्य, योग, न्याय, ठीक है, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहते हैं, षड दर्शन, लोकायत जो है चारवाक का, उसके बारे में बात करेंगे। अध्याय 26 में एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। 27 में प्राचीन काल से किस प्रकार से हम मध्यकाल की ओर आए, क्या क्या परिवर्तन हुए इस दौरान हमारे यहाँ पर। फिर सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम। 29 में विज्ञान और सभ्यता की विरासत। कहा जाता है कि भारत जो है एक समय में अपने आप में विभिन्न विज्ञान में, अपनी कलाओं में निपुण था, महान था। वो सब कुछ हमारी ऐतिहासिक विरासत, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी किताब प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर आपको वो दिव्य दृष्टि देगी। मैं दिव्य दृष्टि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको न तो ये बोरिंग लगेगा और न इसके बाद में आपको कुछ ऐसा रहेगा कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है एक पूरा सीक्वेंस में। बस आपको इतना सा करना है कि इस क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर हम अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई, अपनी एग्जाम को लेकर सीरियस है तो कम से कम 1 घंटा हम डेली आराम से इस क्लास को दे सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको अनअकैडमी पे इतने सारे एजुकेटर पढ़ाते हैं और वो इतनी प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाते हैं, तो आपको भी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हिंदी मीडियम से नंबर 1 रैंक लाने का हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं, तो वो हमारे अकेले के करने से नहीं होगा। आपका साथ उसमें बराबर का हमें चाहिए। और अगर आपका साथ हुआ तो निस्संदेह डेफिनेटली हम लोग उस टारगेट को अचीव करेंगे। चलिए, तो अध्याय 1 से आज हम शुरू करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। तो अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, या इसका हम ये पढ़ने से फायदा क्या होगा, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि हाँ भाई यूपीएससी दे रहे हैं तो एग्जाम में प्राचीन भारत का इतिहास से पढ़ना है, वो सब अपनी जगह। इसके अलावा एक आम आदमी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास क्यों महत्व रखता है, क्या फायदा है इसका। तो सीधी सी बात है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि आप वर्तमान को ठीक से समझना चाहते हो, हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं की जड़ क्या है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से क्यों हैं, ठीक है, या हम जानना चाहते हैं, जैसे अगर आप समझे कि आज हमारे देश में आरक्षण दिया है, एक सीधी सी बात है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि हम देख रहे हैं कि हमारे अनुच्छेद 16(4) में संविधान खुद सरकार को, राज्य को ये अधिकार देता है कि वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, क्या है, रिजर्वेशन को हमारे देश में आरक्षण एक जो है संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं सरकार को अधिकार देता है कि वो कुछ वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकती है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो कि ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको इसके लिए इतिहास में जाना ही पड़ेगा। जब आप इतिहास में जाते हो, जब आप अतीत में जाते हो और इसके पीछे की छिपी हुई समस्या को समझने की कोशिश करते हो, जब आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए इतिहास आपको वहां पर मदद करता है। इसके द्वारा आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राचीन भारत से हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। तो जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हमारे देश में, उनका विकास कब, कैसे और कहाँ पर हुआ, ये हमें पता चलता है। इसके साथ यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की। आज हम लोग बात करते हैं
कृषि को लेकर, कृषि की समस्याओं को लेकर, विभिन्न फसलों के बारे में, फसलों के पैटर्न के बारे में। तो हमें ये समझने में कि कृषि की शुरुआत कैसे की जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, कृषि की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम था। कृषि की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम क्यों था? क्योंकि कृषि की शुरुआत होने के बाद ही मानव स्थिर हुआ, एक जगह पर रहने लगा। क्योंकि इससे पहले मानव भटकता रहता था। जब वो एक जगह पर कृषि करने लगा तो वहीं पर वो रहने लगा, स्थायी बस्तियां बसाने लगा, और यहीं से आप देखोगे कि गांवों का, कस्बों का, नगरों का धीरे 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 विकास हुआ। मेरी बात समझ में आई आपको? तो सीधी सी बात है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई ये पता चलता है, जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जा सकता या जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। तो अगर आज भी आप देखो कि कोई व्यक्ति जो लिखना नहीं जानता तो वो एक सभ्य नहीं माना जाता। सभ्य समाज, सभ्य देश या राष्ट्र या विश्व वही होगा कि जहां पर प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कम से कम लिखना पढ़ना जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं, हमारे यहाँ देवनागरी लिपि से लेकर अलग अलग प्रकार की लिपियां प्रचलित में, तो ये लिपियां जो हैं इन सबका विकास प्राचीन लिपियों से ही हुआ है। तो वर्तमान की लिपियों को, वर्तमान की भाषाओं को आप समझना चाहते हैं, वर्तमान की संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अनेकता में एकता। देखिए, भारत अपनी भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, संस्कृति आदि विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? इसका स्पष्ट उत्तर भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के क्रमिक अध्ययन से मिलता है। मैं आपको बताऊं, मेंस यूपीएससी मेंस 2015, आप यूपीएससी मेंस 2015 का क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए। यूपीएससी मेंस 2015 में, आईएएस के मेंस के 2015 में ये क्वेश्चन यहां से आपको मिले। भारत के साथ में, हमारी प्राचीन सभ्यता के साथ में कुछ और सभ्यताएं भी थी, लेकिन वो सभ्यताएं वक्त के साथ, ठीक है, वो मिट गई, समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी आपको दिखाई देती। कहते ना, मिट गए यूनानो मिस्र रोमा, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे आपको पता चलेगा प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़कर कि हमारे यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतनी सारी भौगोलिक विभिन्नताएं। कहीं पर पठार है, कहीं पर आप देखो कि नदियां हैं, ठीक है, कहीं पर आप देखोगे कि पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर आप देखो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। फिर भी इतनी संस्कृतियों के, कहीं द्रविड़ संस्कृति है, हमारे पास आर्य संस्कृति है, तो अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, सब कुछ होने के बाद भी आप एकता के सूत्र में बंधे हो। आज भी आप विविधता में एकता, विश्व में कहीं भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कल्चरल रूप से आपको नहीं दिखेगी जितनी हमारे देश में। हजारों भाषाएं, बोलियां बोली जाती है इस देश में। तो इस चीज को समझने के लिए भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास करना अध्ययन करना जरूरी है। प्राचीन भारत की दक्षिण की द्रविड़ और तमिल भाषाओं के बहुत सारे शब्द 1500 से 500 ईसा पूर्व के वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, बहुत सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत हमारे। तो अगर आप संस्कृत में, वैदिक ग्रंथ, आपको पता है कि वैदिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो कई सारे शब्द आपको आज भी द्रविडियन भाषाओं में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ भी कई सारी भाषाओं में आपको दिखाएगा संस्कृत के शब्द हैं। आप मराठी में देखिए, कई सारे संस्कृत के शब्द आपको मराठी में दिखेंगे। हिंदी में भी कई बार हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा प्राचीन भारत का इतिहास। इसी प्रकार पाली भाषा और संस्कृत के बहुत से शब्द लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। तो संगम के बारे में आपने सुना होगा,
ठीक है, जहाँ पे सम्मेलन हुआ, बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए, तमिल ग्रंथों का क्या हुआ, एकत्रण हुआ, ठीक है, इन्हें इकट्ठा किया गया। और आज भी हम लोग बात करते हैं संगम काल के ग्रंथों के बारे में, चाहे वो शिलप्पदिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, पत्तपातु हो गया, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे संगम काल के बारे में। इसके बाद भारत में विभिन्न धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध आदि का उदय। आप जानते हैं कि विश्व के महान धर्मों का, कई सारे का उदय भारत में हुआ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख धर्म हो, हमारा इनका उदय भारत में ही हुआ है, ठीक है। और एक आर्य, भारतीय आर्य, शक, हुण, कुषाण, तुर्क आदि प्रजातियों ने इसको अपनाया, अपना घर बनाया। कई सारी प्रजातियां भारत में आई, आक्रमण किया और वो यहीं पर बस गई, रह गई, इसे अपना घर बना लिया। कुल मिला के ये संस्कृति इसीलिए इतनी महान है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें एक गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है। जो आया इसमें समा गया, जो आया मतलब इसने दूसरी संस्कृतियों को प्रभावित भी किया और दूसरी संस्कृतियों से ये प्रभावित भी हुई, लेकिन अपनी मौलिक विशेषताओं को इसने कभी नहीं छोड़ा। जब जब कोई आक्रमणकारी आया वो यहीं पर बन के रह गया, यहीं का होके रह गया, यहीं पर बस गया, इसी को अपना घर बना लिया। उसकी जो संस्कृति थी, उसकी विशेषताओं को हमने अपने इसमें संस्कृति में समाहित कर लिया और हमारी संस्कृति विशाल होती गई। आपको बहुत सारे, चाहे वो वास्तुकला हो, चित्रकला हो, अलग अलग प्रकार की कलाओं में देखो आप, विश्व के विभिन्न संस्कृतियों का समावेश आपको भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। ये चीज आपको मिलेगी। इस इतनी डाइवर्सिटी, घूम के आ जाओ, पूरे विश्व का चक्कर लगा के आओ, इतनी डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। फिर आप देखो इसमें प्राचीन भारत के लोग इसकी एकता के लिए प्रयत्नशील रहे तथा राजाओं ने हिमालय से कन्याकुमारी तक, ऊपर से नीचे तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाकर इसे एकता के सूत्र में बांधा, जिन्हें चक्रवर्ती कहलाते थे जो राजा। कई सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को स्थापित किया। हम जब भी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की और बड़े बड़े राजाओं की जब हम बात करते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि जब इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए तो हमारा पूरा देश, क्योंकि उस समय ऐसा कोई राष्ट्रवाद की संकल्पना नहीं थी, उस समय ऐसा पूरा एक देश की संकल्पना जो आज हम देखते हैं वो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एकता के सूत्र में पूरे देश को पिरोया अपने साम्राज्य के माध्यम से, क्योंकि वही राजा पूरे एरिया का प्रमुख होता था। ठीक है, यहां से आप देखो कि ये क्या होगा, इन राज्यों ने इसको एकता के सूत्र में पिरोया, पूरे देश में शासन स्थापित करके। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक, ठीक है, अशोक महान जिसे हम कहते हैं, ईसा की 4थी शताब्दी में समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त वंशीय राजा है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन भी एक बड़ा राजा माना जाता है। आदि राजाओं ने अपने साम्राज्यों का उल्लेखनीय विस्तार किया। इनके शासनकाल में भारत की विभिन्नता में एकता को विशेष बल मिला। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कहा जाता है कि विश्व में सबसे प्राचीन लिखित संविधान, कई लोग कहते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा, लिखित माना जाता है ऑथेंटिक रूप से। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है आज की तारीख में, लेकिन अगर आप अतीत में जाओगे ना तो भारत की विरासत समृद्ध है इस मामले में। सबसे पहले तो संविधान अशोक ने ही लिखा था। अशोक के जो शिलालेख हम एक एक करके देखेंगे, ये क्या था, ये अपने राज्य के नागरिकों को राज्य द्वारा दिए गए निर्देश थे। और संविधान भी तो वही करता है, संविधान भी तो वही बताता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से अशोक का जो शिलालेख है वो विश्व में लिखित संविधान का सबसे प्राचीन उदाहरण होगा, जो कि पत्थरों पर लिखे गए। ये अपने आप में अद्भुत कला थी, अद्भुत ज्ञान कौशल था। समझें आप इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे भागों में बढ़ गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते। ठीक है, तो उस समय तक संस्कृत काफी ज्यादा प्रचलित थी। हमारे कई महाकाव्य जैसे रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत जो वेदव्यास ने लिखा, इनकी रचना मूलतः संस्कृत में हुई। आप सभी को पता है कि आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि को। वाल्मीकि ने सबसे पहला जो है रामायण लिखा था वो संस्कृत में लिखा था। उसके बाद बहुत अलग अलग भाषाओं में
उसका अनुवाद हुआ। हमारे यहाँ नॉर्मली तुलसीदास का अवधी भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस मिलेगा आपको, लेकिन इसके सबके बीच रामायण में है। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया और देश भर में ये भक्तिभाव से पढ़े जाते थे। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पर जो छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है। या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो बाद में देश भर में फैल गई और लगभग सभी लोग इसके प्रभाव में आ गए धीरे धीरे। तो यही बात है कि आपको समझना है कि कैसे वर्तमान की इन चीज़ों की शुरुआत हुई हमारे यहाँ पर, वो आपको पता चलेगा। इसने मुसलमानों को भी प्रभावित किया वर्ण व्यवस्था ने, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने पर भी वो अपने पुराने रीति रिवाज जो कस्टम्स थे उनको पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पाए। कई बार होता है कि हम अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़वा सकते। कई बार होता है कि हम अपने जो सिद्धांत हैं, हम अपने जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाते। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा जो है स्टेटस होगा समाज में, पर वो रूढ़िवादी होते हैं। कई बार आप देखेंगे स्टीरियोटाइप के लोग होंगे जो काफ़ी अच्छे घरानों से ताल्लुकात रखते हैं, अंधविश्वास, आडंबर सब मिलेगा आपको उन लोगों के अंदर, तो हम उनसे पीछा नहीं छुड़वा पाते। ऐसा का ऐसा यहाँ भी आपको मिलेगा। अब आइए वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। मेरा वर्तमान, हमारा जो अभी समय चल रहा है 2020 या जो भी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है या इससे पहले जो शताब्दी थी आने वाली है, तो इसमें हमारा अतीत किस प्रकार से प्रासंगिक है, कैसे हमारा इतिहास, हमारा अतीत हमें आज भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी लागू करने पर मजबूर करता है। सबसे पहले देखिए, वर्गों पर, निचले, विशेषतः शूद्रों और चांडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई वह आज के विचार में बड़ी खेदजनक है। कि किस प्रकार से हम, देखिए मैं आपसे शुरू में ही बोला था कि इतिहास हमें सिखाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास में जो गलतियां की थी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ना दोहराएं। अगर हम जानते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से हमारे देश में जाति व्यवस्था आई और इसके लिए अगर हम इतिहास पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि ये पूरा आया कहाँ से, तो शायद हम इन्हें सुधार सकते हैं। और कई सारे हमारे महापुरुषों ने इस चीज़ को करने की कोशिश की। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वो भारत में जाति प्रथा, छुआछूत, कर्मकांड, अंधविश्वास, ठीक है, बहुदेववाद, इस सब के विरोधी थे। लेकिन वो भारत के लोगों को समझाना चाहते थे इस सब चीज़ को, और इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया, और वो नारा आपको पता होगा कौन सा था। वो नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। कभी सोचिए, खाली रटने की बात नहीं है, सिर्फ रट लो कि भाई दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ऐसा नहीं। उसका मीनिंग समझो, उसका महत्व, क्यों कहा था ऐसा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने ऐसा इसलिए कहा था कि पीछे जाओ, अपने इतिहास में झांको, वैदिक ग्रंथों में झांको, आपको पता चलेगा कि वैदिक ग्रंथों में कोई जाति प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, इनके बारे में बात नहीं की गई। वेदों में तो कर्मकांड की बात ही नहीं है, वेदों में तो आडंबर है ही नहीं, वेदों में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, ये तो बाद में आया। तुम अपने सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ग्रंथ मानते हो ना वेदों को, तो पढ़ो वेदों को। वेदों की ओर लौटने का नारा देने के पीछे रीजन यही था, अपने इतिहास को जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब तो बाद में आया, ऐसा कुछ था ही नहीं। जिस सभ्यता, जिस संस्कृति का हवाला दे रहे हो, जिन ग्रंथों का, जिन शास्त्रों का तुम हवाला दे रहे हो, वो शास्त्र तुमने पढ़े ही नहीं। अगर तुम पढ़ लो तो शायद तुम ऐसी हरकत नहीं करो, ठीक है। कहा जाता है, आतंकवाद के बारे में भी कहा जाता है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, जो लोग कुरान के नाम पर, मजहब के नाम पर ये सारी घटनाएं कर देते हैं अंजाम, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कुरान को समझा ही नहीं। ऐसा आपने वेदों को नहीं समझा, एक बार पढ़ो, समझो, समझ में आएगा सब। इसीलिए कहा था कि इस पूरी सीरीज को अगर मेरे साथ अटेंड करोगे, इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा इतिहास आपके लिए, कभी बोर नहीं लगेगा। एक सारी चीजों को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजों को। समझ में आया आपको?
तो भाई सीधी सी बात है कि आज भी आप देखते हो कि भारत में जो ये हमारे यहाँ पर जाति प्रथा कई जगह आपको दिखाई देगी, कई जगह ये बुराइयां हमारे समाज में आज भी हैं। इनको दूर करने के लिए कई महापुरुषों ने पुराने समाज में, पुराने समय में जाने का आप लोगों से अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, अब इसमें भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बही है। तो एक तरफ तो हम लोग विकसित होते गए, विकास करते गए, एक तरफ हम लोग धोती कुर्ते से पहले तो कपड़े पहनने लगे, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, फिर पैंट शर्ट पहनने लगे। ठीक है, धीरे धीरे हम गाड़ियों में घूमने लगे, हम फोन का यूज करने लगे। तो एक तरफ तो हमारा विकास होता गया, पर साथ साथ हमारा ये सामाजिक भेदभाव भी चलता रहा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गया? ये तो हो गया किस प्रकार से हमारे लिए काम करें। अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। तो जो गलतियां, अतीत को लौटाने का मतलब क्या है? अतीत को लौटाने का मतलब है जो गलतियां तुम कर चुके हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपने यूपीएससी दिया और आप 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर से रह गए, नहीं हुआ आपका, तो अगली बार उन्हीं गलतियों को फिर दोहराओगे तो फिर नहीं होगा। हो सकता है कि एक बार, ठीक है, एक बार अगर आप कोई गलती करते हो तो उस गलती से सीखना भी चाहिए, तभी तो अगली बार आपको सफलता मिलेगी। तो अपनी उन गलतियों को दोहराना नहीं है। ये जो गलतियां हम अतीत में कर चुके हैं, अब हम इन्हें वापस दोहराएं। पुराने काल में कई लोगों ने सामाजिक जो है रूप से हमें बांट दिया, तो उन्होंने जो गलती की थी, क्या आज भी हम लोग उन्हें दोहराएं? हम आज भी समाज में बंटवारा करें, आज भी बांट दें आपस में एक दूसरे को? नहीं, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम सवर्ण हो, तुम दलित हो। हम आज भी अपने आप को क्या है, बांट रहे हैं उसी प्रकार से। तो ना सीखें, और अगर सीखोगे तो फिर शायद वो आपके काम आएगा। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई है कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, समझता हूं, आप भी जानते हैं कि हम जैसे कभी दूर दराज के गांव में किसी बुजुर्ग को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि परंपराओं से बंधा हुआ है, उसे समझाना इतना आसान नहीं होता। हम अपने अंधविश्वासों को, अपनी परंपराओं को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। अगर आपसे कोई कह दे कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब हो जाता है और आप बचपन से यही मानते आए हो, तो मैं लाख समझा दूं कि उस बिल्ली के आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे अंदर वो धसा हुआ है। हम बिल्ली को देख दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, और ना बिगड़ता हो तो हम बिगाड़ देंगे, आगे रह के बिगाड़ देंगे, हमारी सोच से बिगाड़ देंगे। छींक आ गई तो हम घर से निकलेंगे नहीं। ठीक है, हमारी ये कुछ ऐसी मान्यता, ये नहीं निकलती इतनी आसानी से। डर हमारे अंदर इतना ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेकर नहीं छूट सकता। तो इन चीज़ों की खासियत यही होती है कि बहुत गहराई तक हमारे मन तक इनकी छुटकारा नहीं पा सकते। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। कोई भी काम करना तो उसके लिए मुहूर्त देखना, जब तक मुहूर्त नहीं हो तब तक उस काम को टाल देना, उस काम को, उस समय का वेट करना, इतने में तो गाड़ी छूट जाती। तो हमारे जितनी भी ऐसी परंपराएं, बुराइयां हमारे मन में है, ये हमारे और राष्ट्र दोनों के विकास में ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती कभी भी। हमें इनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको समझ में आया आपको? अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं। ये शुरुआत में बोला था, सिर्फ स्टडी के पॉइंट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इतिहास नहीं पढ़ा जाता। इतिहास इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि हम एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की वो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दोहराएं, और जिन वजहों से हमारे पूर्वजों की गलतियों से हम लोग गुलाम बने, हम पिछड़े रहे, वो हमारी आने वाली जनरेशन को भी भुगतना पड़े। इसलिए ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 1। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस एक
अध्याय से आप लोगों का सोचने का, समझने का, इतिहास को देखने का कुछ प्रतिशत तक नजरिया जरूर बदला होगा। तो ये हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया। ठीक है, तो पहले अध्याय के हमारी जो सेशन था कि इतिहास को क्यों पढ़ना है, इतिहास क्या फायदा देता है, क्या काम का है, क्या महत्व है, वो तो समझ में आया। अब इसके प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या जो है लिखा गया है, किस किस ने लिखा है, किस प्रकार से हमारे काम का है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उपनिवेशवादी विचार और उनका योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्य, पुराण और अर्धजीवनी संबंधी कार्यों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को बनाए रखा, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही शुरू हुआ। जब अंग्रेज आए, आप सभी को पता है कि अंग्रेज भारत में आए थे। ठीक है, अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में आए थे 1600 में, व्यापार करने आए, धीरे धीरे कंपनी व्यापार से शासक बन गई। तो एक कंपनी जो यहाँ पर व्यापार करने आई थी उसे बिल्कुल भी शासन का, प्रशासन का ज्ञान नहीं था, और भारत की सामाजिक ढांचे का, ताने बाने का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर के धर्म पर मानने वाले लोग, इनकी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, कानून सब कुछ हुआ करता था। तो अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करने लगे तो उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक दिक्कतें आने लगी और उन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम निकालते हो, जब आप यूपीएससी में टॉप करते हो, आईएएस बन जाते हो, तो आपको सीधे सीधे जॉब में नहीं भेजा जाता, उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती, आपको प्रशासन सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है। वो ट्रेनिंग एकेडमी में भी होती है, फील्ड में भी होती है कि ये जो तुम किताबों में पढ़ रहे हो ना, इससे कुछ अलग मिलने वाला है फील्ड में। जब एज एन असिस्टेंट कलेक्टर, एज अ कलेक्टर, एज अ डीएम कहीं पर काम करते हो, एक एसपी के रूप में कहीं पर काम करते हो, तो परिस्थितियां किताबों में लिखी हुई नहीं होती, अलग होता है। तो फिर जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए तो वो कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आए थे कि चलो भारत में जा रहे हैं। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति फ्रांस में जॉब करने जा रहा है तो पहले ही फ्रांस की चीजों को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो तो यहाँ पर व्यापार करने आए थे ना, वो कोई शासन तो स्थापित करने आए नहीं थे। वो तो यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि भारत में तो शासन स्थापित किया जा सकता है, साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, इतनी है संभावनाएं। तो बाद में साम्राज्यवादी विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया, साम्राज्यवाद का विस्तार भी कर लिया, स्थापना कर दी। पर फिर कुछ दिक्कतें आई कि यहाँ के लोगों के कानून, रिवाज, परंपराओं को कैसे समझें। और इस चीज के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, चाहे वो महाकाव्य हो, पुराण हो, या जितने भी उपनिषद वगैरह हैं, इनका ट्रांसलेशन करवाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें थोड़ी संस्कृत आती थी। तो इसे समझने के लिए भारत के वर्तमान, देखो उन्होंने भी वर्तमान को समझने के लिए अतीत का सहारा लिया और उन्होंने अनुवाद करवाए, और फिर उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया कि किस प्रकार का भारतीय समाज है। ठीक है, अगर आप किसी गोरे चिट्टे अंग्रेज से कहो कि आज मंगलवार मैं नाखून नहीं काटूंगा, मैं बाल नहीं काटूंगा, आज मंगलवार है, तो वो थोड़ी ना समझेगा। वो तो आप जानते हो कि आपका ये परंपरा से आप उसको ढोते आ रहे हो, सही नहीं है लेकिन आप ढोते आ रहे हो। ठीक है, आप किसी को बोलो कि ये चीज होगी हमारे यहाँ, तो उसे थोड़ी पता कि क्यों होगी, वो नहीं जानता उसके बारे में। इन चीजों को समझने के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च करवाई और फिर धीरे धीरे ये चीज हमें पढ़ने को, अभी समझने को मिलेगी। क्या किया उन्होंने, अपने उपनिवेशवादी प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया था, समझना चाहते थे। आगे चलें, जब 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में, और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी और बंगाल, बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गए। इनको दीवानी अधिकार मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। फिर द्वैध शासन हुआ और बाद में फिर इन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो उन्हें विरासत के हिंदू कानून को संचालित करने में मुश्किल हुई। उन्हें नहीं पता था कि भारत में हिंदू कानून क्या है, ये कैसे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने। हमारे यहाँ पे बेसिकली मनुस्मृति ही एक प्रकार का कानून थी और समाज मनुस्मृति के द्वारा ही चलाया जाता था।
जो जो मनुस्मृति में लिखा था कि ये करना पाप है, ये करना गलत है, ये करना सही है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको समाज फॉलो करता था। तो किसी ने बताया उनको कि आप समझना चाहते हो, ठीक है, आप समझना चाहते हो कि भारत में क्या है, तो मनुस्मृति को पढ़ो। तो उन्होंने मनुस्मृति जो हमारी कानून की पुस्तक है मनु की, ठीक है, उसका क्या किया, उसको जेंटू लॉज के नाम से, कोड ऑफ जेंटू लॉज, कोड ऑफ जेंटू लॉज के रूप में ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया, तब जाके वो समझ पाए कि अच्छा 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 चक्कर क्या है। ये उन्होंने देखा, उनके लिए एकदम नई बात थी। एक सवर्ण उनके साथ बैठा हुआ है और एक दलित आया, और वो दलित दूर ही खड़ा है, पास में नहीं आया। वो अंग्रेज बुला रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ, वो नहीं आ रहा। वो अंग्रेज को समझ में नहीं आ रहा कि ये आता क्यों नहीं है यहाँ पर, जबकि वो सवर्ण वहाँ बैठा हुआ है। तो वो दलित जानता है, वो सवर्ण भी जानता है, पर वो अंग्रेज नहीं जानता कि ये क्यों नहीं आ रहा। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा और मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवाया, तब पता चला कि अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा था। इतना सा समझने के लिए उनको पूरा मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवाना पड़ा कि ये आ क्यों नहीं रहा है। फिर समझ गए कि वो क्यों नहीं आ रहा था। मेरी बात समझ में आई आपको इस चीज के लिए। फिर देखो, पंडितों को हिंदू नागरिक कानून और मौलवियों को मुसलमानों के प्रशासन के लिए ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ जोड़ा गया, क्योंकि जो पंडित थे वो हिंदू कानूनों में, ठीक है, पंडित जो थे वो हिंदू कानूनों में क्या थे, वो निर्णय सुनाते थे उसके द्वारा। मौलवी जो है मुसलमानों के लिए अपने शरीयत आदि के आधार पर करते थे। तो इनको न्यायाधीशों के साथ जोड़ा गया ताकि ये निर्णय देने में सहायता कर सके, ठीक है। इसके बाद प्राचीन कानून और रीति रिवाजों को समझने की शुरुआती प्रयास, जो कि 18वीं शताब्दी तक काफी हद तक जारी रहे, बंगाल की 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना के साथ समाप्त हुए। तो आप सभी को पता है कि 1784 में, ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। नाम सुना होगा आपने एशियाटिक सोसाइटी का। तो एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक सर विलियम जोन्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इस जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी है, पहली बार सुझाव देने वाला था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं के एक ही परिभाषा से, मतलब पहली बार सर विलियम जोन्स ने यह सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक ये भाषाओं के एक ही परिवार से संबंधित है। मतलब कहीं ना कहीं जिस भाषा से ग्रीक का, लैटिन का, संस्कृत का उदय हुआ है, ये सब एक ही भाषा परिवार है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में आप जानते होंगे, महाकवि कालिदास के द्वारा जो 7 रचनाएं ऑथेंटिक रूप से मानी जाती है, उसमें उनके 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, ठीक है। ऋतुसंहार, मेघदूत 2 खंड काव्य हैं, और कुमार संभव, और एक और हम उनका जो महाकाव्य है कुमार संभव, और दूसरा वाला, ये 3 नाटक हैं उनके, ठीक है। रघुवंश और कुमार संभव 2 उनके महाकाव्य हैं, और 3 नाटक हैं उनके, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। तो अभिज्ञान शाकुंतलम वो नाटक है महाकवि कालिदास का जिसकी वजह से उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को इसी नाटक की वजह से। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतल की वजह से। तो इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, ठीक है। आप में से कई लोगों ने, मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टडी से हटकर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी भी समय मिले तो आप अभिज्ञान शाकुंतल को जरूर पढ़िएगा। आप चाहे कालिदास का कोई भी ग्रंथ ना पढ़े, वैसे तो सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल को अगर आप पढ़ोगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस लेवल का जो कालिदास ने लिखा है, कभी भी जब भी मौका मिले जीवन में, कभी भी एक बार, जितनी किताबें आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट की जाती होंगी लाइफ में, एक बार उसमें एक मैं आपको बोल रहा हूं कि अभिज्ञान शाकुंतल को जरूर पढ़िएगा। इस किताब से आपको पता चलेगा कि भारत में उस समय जो भी लिखा था, उस समय कालिदास ने लिखा था, क्या लेवल था, कितना बढ़िया लिखा था। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है, सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएगी। इसको पढ़िएगा, ठीक है।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके साथ भगवत गीता, आप सभी को पता है हमारी 18 अध्याय वाली एक भगवत गीता भी है, ठीक है, महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है, ठीक है। भगवत गीता सबसे लोकप्रिय हिंदू धार्मिक पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने 1785 में किया। तो फिर 1785 में भगवत गीता का भी अनुवाद हुआ। धीरे धीरे उन्होंने और भी चीज़ों का अनुवाद किया। समझते गए कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, कानून, परंपराएं क्या है, इसमें उनको बहुत सहायता मिली, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुई, ठीक है, और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय इतिहास और संस्कृति कितनी महान है, इसकी विरासत के बारे में, ठीक है। इसके अलावा विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषा के समान थी। जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देशों ने भारत के अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो धीरे धीरे और भी देशों में भारत के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया और ये आगे भी फैलता चला गया। 19वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान संस्कृत में कुर्सिया यूके और कई अन्य यूरोपीय देशों में स्थापित की गई थी। इंडोलॉजिकल अध्ययन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जर्मन मूल के विद्वान मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने इंडोलॉजिकल अध्ययन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जर्मनी में दी, जो काफ़ी हद तक इंग्लैंड में आधारित थी। इसके बाद 1857 के विद्रोह ने ब्रिटेन को यह महसूस करने का कारण बनाया कि उसे एक विदेशी लोगों के शिष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था के बारे में गहराई से जानकारी होनी चाहिए जिस पर उसने शासन किया था। अब आप समझो इस बात को, इस पॉइंट को समझो। 1857 में 1857 में जब विद्रोह हुआ तो कोई संगठित विद्रोह नहीं था कि जिसकी प्लानिंग वर्षों से हो रही थी कि चलो एक क्रांति करनी है, एक विद्रोह करना है। अचानक से 1857 का विद्रोह हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ और ब्रिटेन की सरकार को बहुत करीब से भारत से जाते जाते बचा लिया गया। मतलब भारत से इंचों से बची है ब्रिटिश सरकार जाते जाते। लेकिन जब विद्रोह समाप्त हो गया तो विद्रोह के कारणों को जब खंगाला ब्रिटिश सरकार ने, तो उन्हें एक चीज़ ये भी पता चली कि जब आप किसी विदेशी राष्ट्र के ऊपर शासन करते हो तो उस राष्ट्र के शिष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको किसी राष्ट्र के शिष्टाचार और जो दूसरा जिस पे आप राज कर रहे हो उसकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने, परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप वहां पर शासन नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो भी करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी उसमें परिवर्तन किया, चेंज करने की कोशिश की, तो वो आपको वहां से उखाड़ फेंकेंगे। उसके पहले कई सारी चीजें, जैसे सती प्रथा कानून को लागू किया गया, ठीक है, लैक्स लोकी एक्ट को, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू किया गया, और उसके बाद विवाह जो है विधवा विवाह अधिनियम लागू किया गया। कई सारे ऐसे कानून बनाए थे अंग्रेजों ने कि वो बनाए तो अपने हितों की पूर्ति के लिए थे, पर उससे रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो गए। एक आम रूढ़िवादी भारतीय जो अपनी परंपराओं से चिपका हुआ था, जिसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके धर्म, उसकी परंपरा में कोई क्या करे, दखलंदाजी करे, तो उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि हमें अब तो इसको समझना ही पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें लेनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरित और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए हिंदू धर्म में कमजोरियों को उजागर करने की मांग की, क्योंकि वो हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते, भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। लेकिन कोई क्रिश्चियन कैसे बनेगा, पहले अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार तो हो। भाई मैं अपना धर्म तभी छोड़ूंगा ना जब मुझे लगेगा कि मेरे धर्म में कुछ कमी है, मेरे धर्म में कुछ बुराइयां हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि हिंदू धर्म की कमियां क्या क्या है, बुराइयां क्या क्या है, तभी तो एक आम हिंदू क्रिश्चियन बनेगा। तो हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करने की उन्होंने मांग की ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो सके। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैक्स मूलर, जिसका भी हमने बात किया था, जिक्र किया था, के संपादन के तहत बड़े पैमाने पर प्राचीन शास्त्रों का अनुवाद किया गया। तो भाई अब भारत के बहुत सारे प्राचीन शास्त्रों का अनुवाद किया गया इस चीज के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर पंचायत 50 खंड कुछ भागों में पूर्व श्रृंखला की पवित्र पुस्तकों के तहत प्रकाशित किए गए थे। यद्यपि कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथों को शामिल किया गया था,
प्राचीन भारतीय ग्रंथ लेकिन उसमें प्रमुख थे। इन संस्करणों और उनके आधार पर पुस्तकों के परिचय में मैक्स मूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रकृति के बारे में कुछ सामान्यीकरण किए। विंसेंट आर्थर स्मिथ जी द्वारा भारत के प्रासंगिक इतिहास में इनमें से कई सामान्यीकरण किए गए थे, जिन्होंने 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। उनकी पुस्तक, जो उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन पर आधारित थी, ने राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। इसने लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक के रूप में काम किया और अब भी विद्वानों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास, ये लिखने का श्रेय विंसेंट आर्थर स्मिथ को जाता है। प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास, ठीक है, ये लिखने का श्रेय इनको जाता है। इतिहास के बारे में स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी समर्थक था। तो ये तो आप सभी को पता है कि इतिहास जो लिखता है उसके दृष्टिकोण का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। मैं जिस प्रकार की विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ, जिस प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, वो आपको मेरे लेखन में दिखाई देगी। इसीलिए आप देखोगे कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भारत के बारे में लिखे गए इतिहास में बहुत अंतर होगा। सीधी सी बात है, दृष्टिकोण का अंतर है। ठीक है, दृष्टिकोण का अंतर है। ये आ गया समझ में? आगे चलें। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, उसके अब ये तो पाश्चात्य हो गया ना दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रवादी, जो हमारे देश के, ठीक है, लोगों ने लिखा था, उसका क्या दृष्टिकोण और क्या योगदान रहा, यह सब स्वाभाविक रूप से भारतीय विद्वानों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आया। जब अंग्रेजों ने इतना सारा लिखा भारत के इतिहास के बारे में, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि क्या हम नहीं लिखेंगे? जब अंग्रेज इतना सारा लिख सकते हैं हमारे बारे में, तो क्या हम खुद के बारे में नहीं लिख सकते? तो ये एक चुनौती के रूप में आया, खासकर उन लोगों के लिए जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जिन्हें अंग्रेजी आती थी, पश्चिमी विचारों सभ्यताओं के बारे में जानकारी थी। वो लोग, ठीक है, वो लोग क्या है, वो लोग भी तो अब लिखे, उनको भी तो लिखने की प्रेरणा मिली ना। तो वे अपने पिछले इतिहास के औपनिवेशिकवादी विकृतियों से परेशान थे। ठीक है, किस प्रकार से अंग्रेजों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मन मर्जी के मुताबिक भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। जैसा उनको ठीक लगा वैसा उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, वैसा उन्होंने लिख दिया। हमें पता था कि ये गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, वास्तव में भारत ऐसा नहीं था, लेकिन क्या करें, हमें लिखना पड़ेगा, किसे पता चलेगा कि भारत कैसा था। तो ये एक चैलेंज बन गया। तो उन्होंने खुद ने भी, ठीक है, इस विकृतियों के लिए लिखने की शुरुआत की। साथ ही साथ भारत के पतनशील सामंती समाज और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के बीच जो विपरीत व्यवस्था थी, उससे भी वो दुखी थे। विद्वानों के एक बैंड ने न केवल भारतीय समाज में सुधार के लिए मिशन को आगे बढ़ाया, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास को इस तरह से फिर से संगठित किया कि सामाजिक सुधारों के लिए एक मामला बन गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वशासन के लिए बन गया। मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को उन्होंने इस प्रकार से वापस से लिखा कि इससे हमें कहीं ना कहीं गर्व हो कि हमारा इतिहास कितना समृद्धशाली था, कितना विकसित था। जो अंग्रेज बता रहे हैं ऐसा नहीं था हमारा इतिहास। तो उन्होंने क्या किया, भारत में सामाजिक सुधार भी किए और इसके लिए प्राचीन भारत के दर्शन का, ग्रंथों का, उपनिषदों का हवाला भी दिया। आगे समझ में? चलिए, ये किया, ये क्लियर हो गया। आगे चलें। वैसा करने में अधिकांश इतिहासकारों को हिंदू पुनरुत्थानवाद के राष्ट्रवादी विचार द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन विद्वानों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने तर्कसंगत और उद्देश्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया। दूसरी श्रेणी में, ठीक है, राजेंद्र लाल मित्रा 1822 से 91, जिन्होंने कुछ वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया और इंडो आर्यों के नाम से एक पुस्तक लिखी। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप एक चीज देखोगे कि कुछ नाम आएंगे, कुछ नाम आएंगे लेखकों के जिन्होंने हमारे इतिहास पर लिखा और बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। और कई सारी किताबें उन्होंने हमारे अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई लिखी हुई हैं। और वो कौन सी हैं? ठीक है, देखिए, प्राचीन विरासत के एक महान प्रेमी थे ये राजेंद्र लाल मित्रा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन के नाम से लिखी थी।
उन्होंने प्राचीन समाज के बारे में तर्क संगत विचार किया। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि वो रूढ़िवादी था, जो भी था, उस पर उन्होंने बढ़िया एक अपना विचार प्रस्तुत किया और यह दिखाने के लिए एक शक्तिशाली पथ का निर्माण किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे, ये भी उन्होंने बताया। और किस प्रकार का प्राचीन भारत खुला था, उदारवादी था, स्वतंत्र था, वो सब उन्होंने बताया। दूसरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इसकी खासियत के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाए जाने वाले श्रम विभाजन के आधार पर वर्ग प्रणाली से अलग नहीं थी। तो दूसरे कुछ और इतिहासकारों ने यह बता दिया कि जिस जाति प्रथा और जिस सामाजिक बुराई को लेकर आप हम पर आरोप लगा रहे हो, तुम भी उससे छूटे हुए नहीं हो। जब ब्रिटेन में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो पूर्व औद्योगिक काल में जिस प्रकार से आपके यहाँ पर समाज में वर्ग विभाजन था, बस वैसा ही वैसा वर्ग विभाजन हमारे पास भी था, जाति प्रथा के रूप में। तो ये आरोप लगाना कि जाति प्रथा सिर्फ भारत में थी और भारत इसका शिकार रहा है, तुम गलत फहमी में हो, तुम्हारे यहाँ भी यही कुछ था, ये कुछ अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलने की कोशिश की गई कि जिस प्रकार से पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में यूरोप में श्रम विभाजन के आधार पर जो वर्ग प्रणाली थी, वैसा का वैसा हमारे यहाँ जाति प्रथा है। कुछ भी नहीं है। तुम ये बोल के कि तुम जाति प्रथा मानते हो तो तुम निकृष्ट हो गए और हम समझदार हो गए, तो ये गलत फहमी है आपकी। इस बात को सिद्ध किया गया उनके द्वारा। ठीक है, वहां भी तो गुलाम खरीदे बेचे जाते थे कि नहीं? आप सभी को पता है कि यूरोप में गुलामों की मंडियां लगती थी और गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। तो तुम गुलाम से जो चाहे वो काम करवा सकते थे, जो चाहे वो काम तुम गुलाम से करवा सकते थे, और हमें बोल रहे हो कि तुम शूद्र या छुआछूत करते हो। ठीक है, इस प्रकार की चीजों को उन्होंने साबित किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, नाम सुना होगा आपने, आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर का नाम सुना होगा आपने, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, तो आरजी भंडारकर जो है उन्होंने, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, कहा था मैंने कि आप कुछ नाम आएंगे, ये दो महान समर्पित विद्वान थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को एक साथ रखा। मतलब आप समझ रहे क्या हो रहा है? हमारे इतिहास को लिखने की धीरे धीरे व्यवस्था हुई। आज जो आप इतिहास पढ़ते हो ना, ये एक दिन में नहीं बना है। आज तो हमने एनसीईआरटी की किताब उठाई, 11th का प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। ये ऐसे नहीं लिखा। कई सारे लोगों ने कई सारा शोध किया, रिसर्च किया और लिखा, तब जाके आज ये एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने आया है। ये वही लोग हैं, ये आरजी भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और जो भी अभी नाम आएंगे, इन्होंने वही किया। आरजी भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णववाद और अन्य संप्रदायों के इतिहास को फिर से संगठित किया। ये इनका योगदान। ठीक है, इसके अलावा एक महान समाज सुधारक, अपने शोध के माध्यम से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और जाति व्यवस्था और बाल विवाह की बुराइयों को दूर किया। तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार का भी लक्ष्य था। अनुसंधान के लिए अपने अतुलनीय जुनून के साथ वीके राजवाड़े ने संस्कृत पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की तलाश में महाराष्ट्र के गांव-गांव की यात्रा की और अंततः 22 खंडों में वो प्रकाशित हुए। मतलब इतिहास लिखने के लिए उन्होंने गांव-गांव तक जाना पड़ा उनको, उन्होंने यात्राएं की, लेकिन अंततः उन्होंने एक बढ़िया इतिहास लिखा। भारत में शादी का विकास, पांडुरंग वामन केन ने एक महान संस्कृत कर्मी थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया और छात्रवृत्ति के पहले की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित उनके धर्मशास्त्र के इतिहास के हकदार ऐतिहासिक काम प्राचीन सामाजिक कानूनों और रीति रिवाजों का एक विश्वकोश है। यह हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए कि विनम्रता और राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया कि भारत का एक राजनीतिक इतिहास था और भारतीयों के पास प्रशासन में विशेषज्ञता थी। बार बार अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि आप जंगली हैं,
आपको शासन प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। इन लोगों ने उनके उस मुगालते को दूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से, ठीक है, भारत का अपना एक राजनीतिक इतिहास था। हमारा एक राजनीतिक इतिहास रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा, लोकतंत्र सब हमारे यहाँ पर था, ठीक है। हमारा एक राजनीतिक इतिहास था और हमारे पास प्रशासन में विशेषज्ञता थी। जिस प्रकार का प्रशासन उन्होंने चलाया, आप देखिएगा बारीकी से। आजकल कई बड़े देश भी नहीं चला पाते, फेल हो जाते हैं, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में आपको पता है कि वो बातें लिख दी जो आज भी कई सारे लोग नहीं जानते होंगे। क्या हमारा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है? क्या आप हमें बताओगे हमें क्या करना है? आप हमें सभ्य बनाओगे? आपके दूध के दांत भी नहीं उगे थे तब हम बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, ठीक है। बहुत बाद में आए हो आप लोग, इस चीज को आप समझें। इसके अलावा यहां देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को भी श्रेय दिया जाना चाहिए, जो एक एपिग्राफिस्ट थे। उन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर, ठीक है, पुस्तकें प्रकाशित की। यह भी एक नाम मिलेगा आपको, ठीक है। हेमाचंद्र रायचौधरी द्वारा अधिक मूल्यवान कार्य किया गया था। उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को भारत युद्ध के समय से अर्थात 10वीं शताब्दी से ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य के अंत तक समेट दिया। ये देखो, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का इतिहास उन्होंने पूरा लिख दिया, ठीक है। उन्होंने यहां तक का गुप्त साम्राज्य तक का इतिहास जो है, अंत तक का इतिहास समेट दिया एक किताब में, ठीक है। क्लियर? यहां तक आगे चलें। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखों ने लेकिन दक्षिण भारत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ये आप देखोगे कि दक्षिण भारत के ऊपर ज्यादा ध्यान, और दक्षिण बहुत समय तक अलग थलग इसीलिए रहा। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इतना ज्यादा, दक्षिण और उत्तर भारत में इतना ज्यादा मेल मिलाप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत समय तक, ठीक है, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में उसको ज्यादा लिखा नहीं, तो वो जुड़ नहीं पाया ज्यादा उत्तर भारत से और थोड़ा अलग थलग रह गया। हालांकि इसमें कुछ नाम है, जैसे कि महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत के इतिहासकार थे। उन्होंने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में उसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया, मतलब उसी को फॉलो किया, लेकिन यह दक्षिण भारत के उनके इतिहास में सुधार से कहीं अधिक था। उनका अंदाजा लाजवाब है, लेकिन उनका लेखन भी उससे कहीं ज्यादा लाजवाब है। अब आइए 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने सबसे बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों को आकर्षित किया, जिन्होंने वंशानुगत रेखाओं पर अपने संबंधित क्षेत्रों के इतिहास को भी महिमा मंडित किया। अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखने वालों को राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरणा मिली। विंसन आर्थर स्मिथ की जो है पुस्तक के विपरीत, जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के लिए कुल अंतरिक्ष का लगभग 1/3 समर्पित किया, भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। ये बहुत सारी चीजें। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तर पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्त करने के साथ पोरस के संवाद पर महत्व दिया या बल दिया। केपी जायसवाल, एस अल्टेकर जैसे कुछ विद्वानों ने भारत को शाक्यों और राजाओं के शासन से मुक्त करने में स्वदेशी शासक राजवंशों की भूमिका को दोहराया। थोड़ा सा एहसास हुआ कि केंद्रीय एशियाई और अन्य एक बन गए भारत के जीवन का आंतरिक हिस्सा, और अपनी मूल मातृभूमि के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण उन्होंने नहीं किया था। हालांकि केपी जायसवाल की सबसे बड़ी योग्यता भारतीय निराशावाद के मिथक का विस्फोट करना था, और ऐसी कई सारी चीजें अभी आगे जो और लिखी हुई है, ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया। और ये कई सारे फैक्ट हैं, बस कुछ भी नहीं है। समझने वाली बात यही थी कि शुरुआत में जब प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने की शुरुआत हुई, तो पहले ये शुरुआत की थी पाश्चात्य राष्ट्रवादियों विचारधारकों ने, और पाश्चात्य विचारकों ने जो लिखा था उसमें उनका अपना नजरिया था, और वो साम्राज्यवादी नजरिए से प्रभावित थे। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की, लेकिन बाद में राष्ट्रवादियों ने उनके सारे तर्कों का खंडन किया और बताया कि किस प्रकार से अतीत का भारत एक महान देश था। तो ये मानने का उन्होंने पूरा कारण दिया कि आप जो हैं पूरी तरीके से आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं,
आप भारतीयों के बारे में जो परसेप्शन रखते हैं, जो पूर्वाग्रह रखते हैं, और उसी को लेकर आप लिख रहे हैं। लेकिन अतीत का भारत इससे कहीं बढ़िया था, कई ज़्यादा उपलब्धियां थी उस भारत की, और एक एक करके उन्होंने साबित किया कि हमारे पास किस प्रकार की योग्यताएं इतिहास में थी। हमें शासन चलाना भी आता था, हमें अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान था, हमारे धर्म में भी कोई बुराई नहीं थी, हमारा धर्म बहुत बढ़िया धर्म था। इस चीज को धीरे धीरे उन्होंने साबित किया और लिखते गए, बहुत सारा लिखा। चलिए, तो हमारा ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 1:30 बजे एम लक्ष्मीकांत की क्लास है हमारी वापस। तो अभी अब से कुछ देर बाद 1:30 PM पर हम मिलेंगे एम लक्ष्मीकांत में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और इसके बाद में कल 12 बजे फिर यही क्लास, कल 12 बजे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग आदि मानव के काल में, पाषाण काल में जाने वाले हैं। कल 12 बजे पाषाण काल में हम लोग जाने वाले हैं, फिर से इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि 1:30 बजे एम लक्ष्मीकांत का क्लास है, और शाम को 4 बजे स्पेशल क्लास है इकोनॉमिक्स का। जो लोग इकोनॉमिक्स की क्लास MCQs मेरे साथ करते हैं स्पेशल क्लास में, वो शाम को 4 बजे आ जाएं। आज हमारी 7 बजे वाली क्लास 4 बजे होगी, ठीक है। आज हमारी 7 बजे वाली क्लास 4 बजे होगी शाम को, इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास। उससे पहले 1:30 बजे लक्ष्मीकांत के सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे 12 बजे। टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद।